साथियों, पुलिस की पैनी नज़र हरियाणा उदय में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहती हूँ जिसका देश और दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद वंदना जी। मैं सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, सबको पहले हार्दिक बधाई देता हूँ हरियाणा उदय और पुलिस की पैनी नज़र से। मुझे लोग प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह के नाम से जानते हैं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ के गांव स्यारोल में बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ था। जब मैं 2 साल का था तो मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे। मेरी विधवा माँ ने, हम 6 बहन भाई थे, 4 भाई थे, 2 बहन थीं। मैं सबसे छोटा था। घर में कोई कमाने वाला था नहीं। उस समय पर मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके हम 6 बहन भाइयों का पेट भरा और पढ़ाया लिखाया। साथियों, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई स्यारोल गांव से ही शुरू की थी और बहुत ही ऐसी दयनीय अवस्था थी कि मैं पढ़ नहीं सकता था। किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं थे, पेट भर अनाज के लिए पैसे नहीं थे। 2-2 4-4 दिन तक कई बार भूखा भी रहना पड़ता था। लोगों की उतरन भी पहननी पड़ी थी, लेकिन मिशन एक ही था कि मैंने पढ़ना है और पढ़ कर के एक बड़ा इंसान बनना है। मुझे पता नहीं था, जब मैं लोगों को देखता था कि कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, और जब हमारे गाँव में जब बर्फ़ बेचने वाला साइकिल पर आता था और वो 2 पैसे 1 पैसे की बर्फ़ देता था, तो वो हम बर्फ़ भी नहीं खरीद पाते थे। पूड़ी सब्ज़ी तो हमने उस समय पर देखी ही नहीं थी। मोटा खाना, मोटा पहनना कि उस समय पर कह सकते हैं मक्का, बाजरा, इस प्रकार की जो रोटी बनती थी, गेहूँ की रोटी तो कभी मावस पूर्णमासी बना करती थी। साथियों, उस स्थिति में मैं पढ़ा हूँ। पढ़ने के बाद मैंने जब हमारे यहाँ पर 5वीं बोर्ड का था, वो मैंने टॉप किया। मुझे स्कॉलरशिप मिली, वजीफ़ा मिला। उस वजीफ़ा से मैंने अपने नए कपड़े सिलवाए और अपनी किताब खरीदी और मैंने आदर्श कृषि इंटर कॉलेज स्यारोल में 6ठी क्लास में दाखिला ले लिया। उसके बाद 8वीं की बोर्ड की परीक्षा थी, तो 8वीं की बोर्ड की परीक्षा भी टॉप की और 8वीं का जो मेरा सेंटर था वैना में पड़ा, जो हमारे गाँव से 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ रोज़ाना छोटी-सी उम्र के अंदर, क्योंकि किसी से कोई जान-पहचान थी नहीं और जो लोग थे वो वहाँ वैना में रह कर के परीक्षा देते थे, लेकिन मैं घर से ही परीक्षा देने जाया करता था। 10वीं की जो परीक्षा मैंने बोर्ड की परीक्षा दी, 10वीं का सेंटर मेरा जमुना खंड इंटर कॉलेज टप्पल में पड़ा और वहाँ पर भी मेरी स्कॉलर रही। 12वीं परीक्षा में मैंने फिज़िक्स 11वीं क्लास के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ विद बायो मैंने लिया और वहाँ पर मेरे सबसे जो प्यारे टीचर थे, राम बाबू थे मैथमेटिक्स के, रामजी लाल जी थे, टीके पालीवाल थे, सत्यनारायण शर्मा प्रिंसिपल थे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत मुझे सहारा दिया और मैं उस लेवल तक पहुँचा। हमारी क्लास में जितने बच्चे पढ़ते थे सबका सेंटर पलसेड़ा पड़ा था। पलसेड़े के जो प्रिंसिपल थे, शीशपाल जी प्रिंसिपल थे और पिस्टल अपने साथ में रखा करते थे साथियों। उनका बहुत बड़ा रुतबा था, वहाँ पर एक अक्षर की नकल नहीं होती थी। पहले गेट पर ही पूरे कपड़ों को उतार कर के तलाशी ले ली जाती थी और अंदर उनका इतना रुतबा था कि उनके हमारे टीचर बच्चे सभी का दिल दहलता था। साथियों, वहाँ पर मैं एक अकेला एकमात्र बच्चा था जो सेंटर से साइंस ग्रुप से मैं पास हुआ और वो भी मेरी मतलब जो है फर्स्ट डिवीज़न से मैंने वहाँ से पास किया। साथियों, इस प्रकार से मैं पढ़ता रहा। मेरे घर में पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं थी, मेरे भाई मना करते थे, लेकिन बीच-बीच में मैं भाइयों के साथ काम भी कराता था। यहाँ तक कि साथियों, आपको तो नहीं पता होगा कि स्यारोल से और जो जमुना थी, वहाँ कोई सड़क नहीं थी और जमुना पार करते थे, पैदल करते थे। मुझे फरीदाबाद आना होता था तो हम पैदल आया करते थे और साइकिल भी नसीब नहीं थी पढ़ने के लिए। तो उस समय पर हमने एक साइकिल ली, क्योंकि मुझे डिग्री कॉलेज जाना था। तो उसके बाद भी मेरे भाई ने कहा कि नहीं,
अब पढ़ना नहीं है, हम पर कर्जा बहुत हो गया है, उस कर्ज को उतारना है। और हमने गर्मियों की छुट्टियों में गाज़ियाबाद जाकर के ट्रकों पर चारों भाइयों ने काम किया, 2 जोड़ी बना लेते थे और ट्रकों पर काम किया करते थे, मिट्टी डाला करते थे। यहाँ तक कि फरीदाबाद से और शारोल से फरीदाबाद तक जो सड़क आती है, उस पर भी मिट्टी डाली, और मिट्टी डाली ही नहीं बल्कि उस सड़क बनाने के बाद में उस पर अपनी कार को भी दौड़ाया, आज भी दौड़ाते हैं। तो ये हमें यूँ कहते हैं ना कि घर में कुआँ खोद पानी पीना, तो हमने वो काम किया है कि कुआँ खोद करके ही पानी पिया है। उस सड़क को बनाया, उस सड़क पर गाड़ी चलाई। साथियों, अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे-तैसे मैंने बीएससी और एमएससी की। बीएससी और एमएससी जब मैं कर रहा था तो ट्यूशन पढ़ाया करता था, क्योंकि इनकम का ज़रिया कोई था नहीं। यहाँ तक कि वाइस चांसलर के जो बच्चे थे उनको भी पढ़ाया करता था और उन्हीं के यहाँ पर रह कर के अपनी गुज़र-बसर करता था। इस प्रकार से मैंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला, प्रोफ़ेशनल ट्यूटर अकादमी के नाम से। एकलव्य इंस्टीट्यूट खोली सिविल सर्विस के लिए, आईएएस एग्ज़ाम के लिए, और मैंने चाणक्य में, रॉ में पढ़ाया। यहाँ तक कि मैंने अनेकों कॉलेजों में पढ़ाया। मैंने अपना करियर गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद से शुरू किया। मैथमेटिक्स का लेक्चरर वहाँ पर रहा। उसके बाद डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया, आईएमटी में पढ़ाया, गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन में गाइड रहा और जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड उसमें रहा। जब मैंने एमएससी की थी तो एमएससी के बाद ही मैं लेक्चरर लग गया था। मैंने पढ़ाई अपनी डिसकंटिन्यू नहीं की, मैं पढ़ता रहा और मैंने हर साल मैंने अपनी मास्टर डिग्री करता रहा। मैंने बीएड और एमएड एमडीयू रोहतक से डिस्टेंस से की। यहाँ की स्टैटिस्टिक्स से मैंने पीएचडी एमडीयू रोहतक से की। मैथमेटिक्स में मैंने पीएचडी महात्मा गांधी इंटरनेशनल वर्धा यूनिवर्सिटी से की, और मेरी पीएचडी भी लगातार चलती रही और डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई भी चलती रही। साथियों, अब मैंने सफलता का रहस्य एक पुस्तक भी लिख दी। यहाँ तक कि मैंने उस समय पर गणित की पुस्तक रीगल पब्लिकेशन से, जो आईटीआई है मैथमेटिक्स की पुस्तक, उसके लिए लिखी। मुझे मैथमेटिक्स में पुस्तकें लिखना, गणित जल्दी कैसे सीखें, ये पुस्तक भी मैंने प्रकाशित कर दी। रॉयल्टी इनकम आने लगी, ट्यूशन पढ़ाने से पैसा आने लगा, सर्विस से पैसा आने लगा। कई जगह पार्ट टाइम में इंडिया कॉलेज, सचदेवा कॉलेज, आदर्श कॉलेज, इनमें 1-1, 2-2 घंटे के लिए पढ़ाने जाया करता था। भारी भरकम अच्छा पैसा मिलता था। अब मैं पैसे वाला हो गया था। अब मेरी इनकम 60,000 70,000 रुपये महीने की पर मंथ की हो गई थी, और मैंने यहाँ तक कि मैंने किराए पे अपनी इंस्टीट्यूट भी ले ली, किराए पे मैंने घर भी ले लिया, नौकर भी रखने शुरू कर दिए, गाड़ी भी हो गई मेरे पास में। जबकि मैंने अपना जो करियर शुरू किया था वो मोपेड से किया था। पहले मोपेड ली, फिर मैंने लम्ब्रेटा लिया, फिर उसके बाद में एल्टो कार ली, और उसके बाद मैंने स्विफ्ट डिज़ायर ली, फिर मैंने स्टीम गाड़ी ली, और इस प्रकार से गाड़ी बदलते-बदलते मैंने बड़ी गाड़ियों में भी आ गया। साथियों, बहुत संघर्ष झेला है। उसके बाद मैं रेड क्रॉस से जुड़ गया। रेड क्रॉस के कुछ कोर्सेज़ थे, वो मैंने कोर्स किए। फर्स्ट एड का लेक्चरर, होम नर्सिंग का लेक्चरर और सीपीआर ट्रेनिंग का मास्टर ट्रेनर बन गया। उसके साथ-साथ मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एनडीएमए से जुड़ गया। एनडीएमए से जुड़ने के बाद में मैंने पूरे देश में जब भी कहीं बाढ़, भूकंप, आपदा आई, कहीं आगजनी घटना हुई, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कहीं हवाई एक्सीडेंट हुआ, उसमें मैंने लोगों की जान बचाई। यहाँ तक कि प्रशासन ने मेरे कार्य को देखा तो मुझे जिला स्तर पर, मुझे राज्य स्तर पर मुझे सम्मानित किया। हर बार मेरे कार्य को देख कर के सरकार मुझे सम्मान करती है और नेशनल लेवल के सम्मान मुझे मिल चुके हैं। यहाँ तक कि मुझे आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से भी लोग जानते हैं, और मुझे लाइफ अचीवमेंट का जो पुरस्कार है वो भी मिल चुका है। पद्मश्री के लिए भी मेरा अवार्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि मैं कोरोना काल में मैं कोरोना का कोऑर्डिनेटर रहा, जिसमें डिप्टी कमिश्नर यशपाल यादव जी ने और एसडीएम ने मेरा मुख्यमंत्री के पास अपनी प्रशंसा सहमति भेजी कि पद्मश्री मिलना चाहिए। तो साथियों, मैं अनेकों पदों पर इस समय काम कर रहा हूँ, रेड क्रॉस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चीफ वार्डन सिविल डिफेंस हूँ, और मैं मतलब जो है अनेकों विभागों से सेफ्टी के कार्य, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, उनके साथ मिल कर के काम करता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
जिनको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। गूगल पर डॉक्टर एमपी सिंह नेशनल अवार्ड या डॉक्टर एमपी सिंह फरीदाबाद लिख करके मेरे बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथियों, मेरी 40 की पुस्तकें प्रकाशित हैं जो देश और दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं। ऑपरेशन रिसर्च, क्वालिटेटिव टेक्निक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये पुस्तकें हैं जो बीए, एमबीए, एमकॉम, एमएससी, बीटेक, एमटेक में पढ़ाई जाती हैं। साथियों, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारे पदों पर काम किया है। आज मुझे लोग बहुत ही एक आदर्श अध्यापक के रूप में देखते हैं और बहुत सम्मान है। जिस हर देश के किसी भी कोने में निकल जाता हूँ, तो हर जगह मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी आईएएस, आईपीएस, एससीएस, प्रोफ़ेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सभी जगह मिल जाते हैं। बहुत लंबा संघर्ष मैंने 1980 से लेकर के और आज इतना 42-43 साल का मेरा अनुभव हो गया है। अनेकों विद्यार्थियों को पीएचडी करा दिया, अनेकों विद्यार्थियों को गाइड रहा हूँ, अनेकों विद्यार्थियों को थीसिस और डाइजेशन वर्क कराया है। इसलिए सभी लोग बड़े सम्मान के साथ में मेरा आदर सत्कार करते हैं। जो वंदना बेटी ने पूछा कि आपका लोग सम्मान क्यों करते हैं? तो सम्मान इसलिए करते हैं कि मैं लोगों की भलाई करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ और जो लोगों की मदद करता है उसका सब सम्मान करते हैं। और कोई प्रश्न है तो वंदना जी आप पूछ सकते हैं। सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना। जी। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ और मेरे जैसे और भी विद्यार्थी हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं। आप उन विद्यार्थियों और को क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए वंदना जी, लगातार मेहनत, बिना रुके, सबसे पहले हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैंने जाना कहाँ है, मैंने पहुँचना कहाँ है, उसके लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए। जो बच्चे सार्थक प्रयास करते हैं, अपना उद्देश्य बना लेते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, उनको कहीं रुकावट नहीं होती है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप जैसे विद्यार्थियों के लिए मैं अपना नंबर भी शेयर करता हूँ, 9810566553। यदि कहीं पर रुकावट आती है, कहीं डिप्रेशन आता है, कहीं तनाव आता है, कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगता है या कहीं उच्चाहट होती है, कुछ और पूछना होती है, तो वो मेरे से निःशुल्क काउंसलिंग ले सकते हैं, मेरे से प्रश्न कर सकते हैं कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है या मैंने 12वीं किया है, एमए किया है, बीए किया है, बीएड किया है, एमएड किया है, एमटेक किया है, बीटेक किया है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आईएएस कैसे बन सकता हूँ? आईपीएस कैसे बन सकता हूँ? क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 91 के अंदर प्रीलिम्स और मेन क्वालीफाई किया था, क्योंकि मेरा एक टारगेट था। तो जिनका भी एक टारगेट होता है, वो पहली अटेम्प्ट में ही क्वालीफाई कर लेते हैं। लेकिन जो सिर्फ़ सुनी-सुनाई बातों को करते हैं कि किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया, उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं ली कि मैं आईएएस बनूँगा तो कैसे बनूँगा? मुझे कितनी पढ़ाई करनी है? कब फ़ॉर्म भरा जाता है? कब एग्ज़ाम होता है? कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं? कौन तैयारी कराते हैं? कौन-सी किताबों को पढ़ना पड़ता है? जब तक ये बातें नहीं पता चलेंगी, तब तक हम सिविल सर्विस यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई नहीं कर सकते। और कोई भी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना बहुत आसान होता है, बशर्ते कि उसके बारे में हमें सही रूट का पता हो। तो रूट पता करने के लिए आप कोई भी विद्यार्थी, आपके जैसा विद्यार्थी मेरे से संपर्क कर सकता है, सलाह ले सकता है। मैं आपके पुलिस की पैनी नज़र और हरियाणा उदय के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी बात को जन-जन तक पहुँचा रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि ताकि लोग मेरी तरह बन सकें, मेरी तरह के नेता बन सकें और मेरी तरह के स्पीकर बन सकें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।